जगह क्या ले लिया, कंसंट्रेशन। क्या ले लिया, अब बताओ कौन सा होगा। अब तीनों ग्राफ होगा, क्योंकि एक समय के बाद कंसंट्रेशन यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। तो ये तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा यील्ड बताओ, ये तीनों ग्राफ देखो और हमें तीनों में यील्ड बताओ, किस रिएक्शन की यील्ड सबसे ज्यादा, किसकी कम। साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा यील्ड बोलो किसके है, तीसरे वाले ग्राफ, क्योंकि इसमें देखो प्रोडक्ट यहाँ पे देखो, और दूसरा नंबर पे फर्स्ट वाला है। और ये देखो ये रिएक्शन क्या कह रही है, ये ग्राफ क्या कह रहा है कि लगभग रिएक्शन खत्म होने वाला था, तब देखो इक्विलिब्रियम आया, रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म होने। और ये ग्राफ क्या कह रहा है, रिएक्शन शुरू हुई इक्विलिब्रियम आ गया, शुरू हुई, ये 50% पे आया। कब आया, तो यील्ड सबसे ज्यादा सी का, फिर ए का, फिर ये सारी कहानी हो गई थी। देखते हैं ग्राफ के पॉइंट। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ाया था लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या पढ़ाया था, और लॉ ऑफ मास एक्शन से केवल यहाँ डायरेक्ट सबसे पहले केसी का फार्मूला बोलो, केसी का फार्मूला बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और उसका मोल अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे यही तो फार्मूला था। और इसकी यूनिट बताओ जल्दी से, यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन ब्रैकेट में डेल्टा, हो गया, या मोल पर लीटर डेल्टा। तो केसी, ये केसी का एक्सप्रेशन था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, और यूनिट क्या था, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा। अच्छा अब केपी का बताओ फार्मूला क्या था, फाइनली बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोडक्ट का मोल, और यहाँ यही तो। अच्छा इसकी यूनिट बताओ क्या था, यूनिट बताओ, तो यहाँ एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा, यहाँ जी मेंशन कर दोगे जी, क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ गैस के लिए होगा, केपी सिर्फ किसके लिए होगा, गैस के लिए, बाकी एक्वस के लिए केपी डिफाइन नहीं होता, सिर्फ गैस। तो ये केसी, ये केपी, ये सब हमने डेरिवेशन कराया था लॉ ऑफ मास एक्शन से। अच्छा यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा वैलिड होता है, हमेशा होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एलिमेंट्री होती है। क्या होती है, इसीलिए यहाँ पर जो गुडवर्क और बागे ने दिया था ना, इसको लिखाए थे ना, ये हमेशा वैलिड होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसमें कोई अपवाद ही नहीं। केमिकल काइनेटिक्स में होता था अपवाद, यहाँ कोई अपवाद नहीं, इसलिए तो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर। लास्ट में बस इन दोनों में रिश्ता क्या होता है, रिश्ता बताओ, Kp is equal to KCRT की पावर डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था Kc और Kp। यहाँ से गैस का बोलने के किसका, डेल्टा, ये रिलेशन था ना। तो पहले टाइप का, पहले सेक्शन में क्वेश्चन क्या था, Kc और Kp का एक्सप्रेशन लिखो, उसकी यूनिट बताओ, यही तो था। एक्सप्रेशन ऐसे लिखोगे, यूनिट ये बताओगे, रिलेशन ये होता है। ये पहले सेक्शन का क्वेश्चन। अब इसके हमने कई सारे एक्सप्रेशन और क्वेश्चन कराए। देखो इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा होता है बताओ, अगर कभी भी तुम्हें कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे दे दे, किस पे दे दे, अब तुमसे केसी केपी पूछ ले, मान लेना कि चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन, बस केसी केपी की एक्सप्रेशन लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। कठिन क्वेश्चन कौन सा होता है, जब तुम्हें कंसंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम पे दे, अदर देन, तब तुम्हें इक्विलिब्रियम पे निकालना पड़ेगा, तब निकालना। और उसके हमने 5 रास्ते पढ़ाए थे, कितने रास्ते, 5 तरीके से वैल्यू निकालने के। क्लियर। तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, पहले टाइप के न्यूमेरिकल में बस एक्सप्रेशन लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। और एक्सप्रेशन लिखते समय कितनी बातों का ख्याल रखते हैं, 3 बातें, कितनी, चलो बताओ। सबसे पहली बात क्या, सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी मानेंगे, क्या मानेंगे, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट होता है ना। दूसरा उसका एक्टिव मास हमेशा 1 लेंगे, कितना लेंगे, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड ऑलवेज टेकन इज यूनिटी। दूसरा एक्टिव मास किसका, लिक्विड का, गैस के साथ, किसके साथ, तब भी 1 मानते, कितना मानते हैं, लेकिन गैस के साथ। तीसरा एक्टिव मास वाटर का, किसका, अगर एक्वस मीडियम है, कौन सा मीडियम,
तब भी 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? बस ये 3 बातों का ध्यान रखो और क्वेश्चन करना। ये पहले वैरायटी का क्वेश्चन पूरा हो गया केसी के पीएक्स। तो एक बार पूरा लगा लेना, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन इस पे भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसके बाद में क्या था? लास्ट मास सेक्शन के बाद है ना, फ्यू पॉइंट अबाउट केसी। अब केसी के बारे में कितनी बातें हैं? 3 बातें। कितनी बातें? चलो सबसे पहली बात बताओ, पहला रिलेशन क्या बताया? केसी की पहलू पता चलते ही, केसी की पहलू की जानकारी मिलते ही हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा। कैसे बता देंगे? क्योंकि यहाँ पे नया टर्म आया था क्यूसी। क्या आया था? केसी का छोटा भाई क्यूसी, जिसका नाम क्या था? रिएक्शन क्वाइसेंट। ये क्या होता है? फार्मूला सेम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अदर देन तो क्यूसी इक्विलिब्रियम तो केसी। अब यहाँ पे हम केसी की वैल्यू पता करते ही कैसे बताएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड होगा? तो 3 पॉसिबिलिटी थी, लेटर डायग्राम से सिखाए थे ना। सबसे पहले केस में क्या हुआ था? केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी। दूसरे केस में क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। और तीसरे केस में बोलो क्या होगा? क्यूसी केसी के बराबर। अब बताना सबसे पहले केस में क्या होगा? हमें केसी की वैल्यू पता चल गई, क्यूसी निकाल लिया। अब कंपेयर कर दो, अगर केसी ज्यादा तो रिएक्शन फॉरवर्ड है। किधर? क्योंकि एक लाइन केवल याद रखना, क्यूसी ऑलवेज अप्रोच केसी। छोटा भाई हमेशा किसको फॉलो करता है? बड़े भाई। बड़े भाई को अपना आदर्श मानता है, लेकिन बड़ा भाई भी आदर्श होना चाहिए। तो केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी हो गया, तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। किधर जाएगी? गलती से अगर क्यूसी बड़ा हो गया केसी से, तो ये बैकवर्ड में कहां जाएगा? बैकवर्ड। क्लियर? और तीसरी कंडीशन अगर दोनों बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम, तो रेट फॉरवर्ड बैकवर्ड का बराबर होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये पहला तरीका हुआ केसी की मदद से। केसी की। चलो दूसरा तरीका बताओ केसी का और क्या एप्लीकेशन था? एप्लीकेशन ही था। दूसरा क्या था? परसेंटेज यील्ड, है ना। केसी के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। यही तो कहते हैं ना, केसी के आधार पे बता सकते हैं। जैसे अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 आ जाए या इससे ज्यादा, 10 की पावर 3 से ज्यादा आ जाए, 10 की पावर 3 से ज्यादा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, तब इक्विलिब्रियम आया। मतलब बर्तन में अधिकतर लोग कौन होंगे? प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट बहुत कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। जब केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से भी कम हो जाए तो रिएक्शन शुरू हुई थी, इक्विलिब्रियम आ गया। अब तो बर्तन में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? केवल रिएक्टेंट का। किसका? और अगर इनके बीच में 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 तक, तो ये 50% वाला केस है कि 50% कम हुआ था तब इक्विलिब्रियम आया। ये दूसरा पॉइंट है। तो केसी की मदद से हम परसेंटेज यील्ड बता सकते हैं। ये दूसरा। तीसरा एप्लीकेशन, केसी जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली, स्टेबिलिटी ऑफ, जैसे दो रिएक्शन है, एक का केसी ज्यादा एक का केसी कम, तो जिसका केसी ज्यादा उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, उसका, और जिसका केसी कम उसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, उसका। तो ये बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। ये 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ा थे, बस इतना ही लिखाए थे ना। बोलो। और यहीं पे हमने लगे हाथ बताया था कि केसी की वैल्यू, ध्यान देना, केसी की वैल्यू केवल टेंपरेचर से इफेक्ट हो सकती है। कंसंट्रेशन चेंज करोगे, प्रेशर चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज करोगे, इवन कैटलिस्ट ऐड कर दोगे, केसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल इफेक्ट होता है किससे? टेंपरेचर से। किससे? इसीलिए फिर अगली हेडिंग थी फैक्टर अफेक्टिंग केसी। केसी की वैल्यू किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? अब फैक्टर नंबर 1 क्या था? बोलो। मोड ऑफ राइटिंग द रिएक्शन। इसका क्या मतलब था? बताने का तरीका था बस कि यहाँ पे समझाया था, जैसे मान लो हमने N2
H2 प्लस 3H2 और ये क्या बना दिया 2 अमोनिया। अब इसका ये K1 था, क्या था K1। अब इसी को हमने बस सिंपली रिवर्स कर दिया, क्या कर दिया रिवर्स। जैसे ही रिवर्स किया मतलब इसकी Kc पे क्या इफेक्ट होगा, K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान बोलो 1 अपान खत्म करो आंसर आ गया। तो रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो यहाँ अपान मिल जाएगा, जबकि डेल्टा H में क्या होगा साइन चेंज, क्या होगा साइन चेंज। क्लियर, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ अपान में चल जाता। दूसरा स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक। अब जैसे इसी रिएक्शन में मान लो पहले वाले रिएक्शन में ही मान लो हमने 1/2 कर दिया, क्या कर दिया 1/2। जैसे 1/2 किया अब बताओ इसका K डैश क्या हो जाएगा, तो K1 अब इससे किया 1/2 पावर में चला, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो पावर में चला जाएगा, कहां चला जाएगा पावर। क्लियर, तो 1/2 अब यही तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हो स्क्वायर, जबकि वहां क्या होता था डेल्टा H में मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई होता था, डिवाइड करो तो पावर में नहीं जाता था, यह पावर में चला जाता। क्लियर, तो हो गया स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कहानी खत्म। अब तीसरा पॉइंट है, जब यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, बोलो यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, चुनाव रूल से। कैसे करते हैं चुनाव रूल से। और ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लो तुम 2 को ऐड कर रहे हो उसका डायरेक्ट कर रहे हो तो K1 * K2 होगा, जबकि वहां डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होता है। क्लियर अच्छे से, तो यहाँ K1 अपान K2 होगा। जैसे यहाँ माइनस करोगे तो K1 अपान K2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे और सिंपल ये सब तरीका नहीं, सिंपल चुनाव क्या लगाओ, जब यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चुनाव रूल से करेंगे। चुनाव रूल हमने पूरा बकायदा पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कर लेना, इसके भी एक आध 2 क्वेश्चन कराएंगे बाद। क्लियर हो गया था कंप्लीट। अब लास्ट था, इतना पढ़ाने के बाद चुनाव रूल के क्वेश्चन कराए थे और फिर उसके बाद में हम लोग लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था टेंपरेचर। कौन सा फैक्टर, कि Kc और टेंपरेचर का क्या रिश्ता होता है, केवल टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। चलो सबसे पहले बताओ वन हाफ के अकॉर्डिंग इसको करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल फॉर्म बताओ क्या, सब लोग तेजी से, कौन सा फॉर्म डिफरेंशियल फॉर्म क्या था बताओ, d/dt ln Kc = डेल्टा H अपान, यही इक्वेशन था ना, याद है ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म क्या था। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेट फॉर्म बताओ, जैसे इंटीग्रेशन करोगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को खा लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये बोलो क्या हो जाएगा 1 अपान बोलो डेल्टा H अपान R बाहर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा इनटू 1 अपान T और ये प्लस C। ये मेन इक्वेशन बनी, ये मेन इक्वेशन बनी थी, इसी इक्वेशन से सब कुछ बोलो ln Kc = माइनस डेल्टा H अपान R इनटू 1 अपान T प्लस C। क्योंकि लिमिट नहीं है ना तो प्लस C लगा देंगे, क्या लगा देंगे ये थे। अब इससे जो है दो प्रकार की, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो स्लोप बताओ, एक्सोथर्मिक हुआ तो स्लोप प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, मतलब एक्सो के लिए स्लोप डायरेक्ट केवल स्लोप बता रहे हैं तो स्लोप क्या हो जाएगा डेल्टा H अपान R, और जबकि इंडो के लिए बोलो इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा यही रहेगा माइनस डेल्टा H। ये इंपॉर्टेंट, इस तरह से हम दो फॉर्म में इसको लिख सकते। मेन इक्वेशन यही था स्लोप माइनस। इतना बात क्लियर हुआ ना अच्छे से, बोलो। अब तीसरा लास्ट टॉपिक, अब टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, टेंपरेचर चेंज करके इक्वेशन बना लो। अब ये डिक्टो बिल्कुल एक्टिवेशन है वो आर्मिनियन जैसी हो जाती है ना, आर्मिनियस इक्वेशन तो ऐसे ही था। अब बताओ इसी का दोनों फॉर्मेट बताओ। सबसे पहले टेंपरेचर चेंज करके बताओ क्या होगा, जब टेंपरेचर T1 होगा तो क्या होगा ln Kc1